हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 11 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाल दिया है, ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। इसका मैंने पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो अगर आप लोग बहुत दिन के बाद देख रहे हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा दिसंबर 2022 का। और मैंने इसका जून 2022 का भी सॉल्यूशन करवाया है, ठीक है, MCS 011 का, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप वो वीडियो को और ये वीडियो को, ये दोनों का प्लेलिस्ट को आप पूरा फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और माफ़ी चाहूँगा बैकग्राउंड में अगर आपको साउंड आ रहा है टक टक टुक टुक का, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ कि कब रुकेगा, पर रुक ही नहीं रहा है, तो मैं सोचा मैं ही शुरू हो जाता हूँ वीडियो। मैं एडिट करके थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, पर अगर आ रहा है तो उतना ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज देख लेते हैं 1 का सी नंबर। मैंने 1 का ए और 1 का बी पार्ट 1 में डाल दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू सॉर्ट एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी कि हम लोग को सॉर्ट करने बोल रहा है एरे को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। बहुत सिंपल कोड है, देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो देखिए सबसे पहले इंक्लूड SDI, ये तो हेडर फाइल है, ये तो आपको डालना ही है, सिंपल है। सी में कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हो तो ये हेडर फाइल जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए वॉइड सॉर्ट एरे, मैंने एक फंक्शन बनाया है सॉर्ट एरे का। अब फंक्शन समझ के ना एकदम ये मत हो जाइएगा कि क्या है, कुछ नहीं, देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सॉर्ट एरे, तो इसके अंदर मैंने एक एरे लिया है, ठीक है, इंट एरे, और एक नंबर n लिया है, ठीक है। अब देखिए हम शुरू कर रहे हैं, एक इंट i, एक j और एक टेम्प लिए हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को सॉर्ट करना है, इसलिए अब देखिए 2 लूप चलाए फॉर i = 0 से i <n - 1 को i ++ मान लीजिए हम लोग के पास 5 और ये है 10 एलिमेंट का है ना, तो मान लीजिए 9, 8, 7, 6 कुछ भी है, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगा जब आगे प्रोग्राम करूंगा। तो एक i 0 से लेके n - 1 तक चलेगा, और उसी के अंदर एक और लूप चलेगा फॉर j = i + 1, यानी कि i जो है उससे एक आगे से j n तक जाएगा और j ++ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग के पास कोई 5 एलिमेंट है, 9, 7, 6, 8, 5, ठीक है। 10 होता है वैसे, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को 5 समझा रहा हूँ। तो एक i जो रहेगा ना, i 0 पे रहेगा, यानी कि इस पे रहेगा, इस ये तो नंबर है क्या ना, इसका ये देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। ये आपको पता है 0 से शुरू होता है, इंडेक्स है इसका, ये 0 इंडेक्स पे 9 है, 1 इंडेक्स पे 7 है, 2 पे 6 है, 3 पे 8 है, 4 पे 5 है, ये इंडेक्स है और ये नंबर है। तो i हम लोग का यहाँ पे है, और j क्या बोला मैंने, i + 1, यानी कि i + 1 मतलब ये j इस पे है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर इफ़ एरे ऑफ i, यानी कि एरे ऑफ i यानी कि ये 9 इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ j, यानी कि j क्या है 7 है, तो 9 क्या ग्रेटर देन है 7 से, हाँ ग्रेटर देन है। तो अगर है तो इफ़ के अंदर आ जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे आगे कॉल होगा, क्या करेंगे, टेम्प में एरे ऑफ i को डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग टेम्प बनाए थे ना, तो टेम्प में एरे ऑफ i को डाल देंगे, यानी कि टेम्प का वैल्यू अभी 9 कर देंगे, ठीक है। और एरे ऑफ i में एरे ऑफ j को डाल देंगे, यानी कि एरे ऑफ i जो है i में भी 9 है, तो इसमें एरे ऑफ j डाल देंगे, यानी कि यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। और एरे ऑफ j में टेम्प को डाल देंगे, तो एरे ऑफ j यहाँ पे है, ये 7 है, तो यहाँ पे टेम्प क्या है 9 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो देखिए शॉर्ट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ना, यानी 7 और 9 सही पोजीशन में आ गया। पहले 7 होना चाहिए था, फिर 9 होना चाहिए था, है ना। तो देखिए मैंने कर दिया इसको इस प्रोग्राम में ही टोटल, ठीक है, आपको समझा भी दिया एकदम अच्छे से। इसी तरह से मान लीजिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते, यहाँ पे हम लोग आ जाते, ये 7 9 हो जाता, फिर ये i आगे भागता, यहाँ पे आ जाते 7, अब यहाँ पे i ये हो जाता, ठीक है। और j क्या हो जाता फिर, तो j मतलब हमेशा i + 1, तो यहाँ j ये हो जाता, ठीक है। फिर हम लोग चेक करते कि एरे ऑफ i इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ j, यानी कि क्या 7 जो है वो ग्रेटर देन 6 है, तो हाँ है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, टेम्प में डाल देते हैं एरे ऑफ i का वैल्यू, यानी टेम्प में क्या डाल देते हैं, यहाँ पे अब 7 आ जाता, और फिर एरे ऑफ i में एरे ऑफ j को डाल देते हैं, यानी कि एरे ऑफ i क्या है 7 है, तो ये 7 हट के यहाँ पे क्या आ जाता, एरे ऑफ j का वैल्यू, यानी कि ये 6 हो जाता है ना। और उसके बाद फिर एरे ऑफ j में टेम्प का वैल्यू डाल देते हैं, यानी एरे ऑफ j क्या है 6 है, तो टेम्प का वैल्यू क्या है 7, तो 7 डाल देते हैं। फिर हो देखिए फिर शॉर्ट हो गया, 6 और 7 सही जगह पे आ गया। तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम होगा, ठीक है। अब बोलोगे भैया यहाँ पे मैंने टेम्प क्यों लिया है, क्यों ना मैं सिर्फ दोनों को ही एक्सचेंज कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 और 7 है, तो मैंने क्यों ना 7 को यहाँ ले आऊँ और 9 को यहाँ ले आऊँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आपका ही सोच को करते हैं। तो एरे ऑफ i को एरे ऑफ j में कर देंगे, ठीक है। मैंने यही वाला लाइन कर दिया कि आप ये बोल रहे थे कि ये जो एरे ऑफ i है उसको चेंज कर दो एरे ऑफ j में, तो मैंने क्या कर दिया 7 को एरे ऑफ i को, यानी कि 9 को 7 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ले आया 9 को। अब 7 कहाँ गया ये बताइए,
यही बात है ना, 7 का एक्सेस ही हम लोग खो दिए। अब हम लोग को 7 पता ही नहीं है कि कहाँ है, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, टेम्प जो है ना ये 9 का वैल्यू को एक जगह स्टोर कर लिए और उसके बाद क्या किए, इस 9 की जगह पे 7 को ले आए और फिर इस 7 की जगह पे ये जो टेम्प का वैल्यू हम लोग कहीं और स्टोर किए थे उसको यहाँ ले आए। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उससे आपका दूसरा वैल्यू गायब हो जाएगा, हम लोग के पास वो दूसरा वैल्यू बचेगा ही नहीं। इसलिए हम लोगों ने एक टेम्प वेरिएबल बना के पहला वाला वैल्यू को उसमें डाल दिया, फिर पहला वाला वैल्यू में दूसरा वैल्यू को लाया और फिर दूसरा वैल्यू की जगह पे इस टेम्प को यहाँ पे ला दिया। ठीक है, तो ये था सॉर्ट कर दिया। देखिए इस तरह से सारा सॉर्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए इंट मेन में आए हम लोग, यहाँ पे हम लोग का एरे है 10 एलिमेंट का एरे था, तो हम लोग 10 एलिमेंट का एरे बना दिए 9 4 2 7 1 5 8 3 6 0। एक इंट आई लिए हैं और देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हम लोग सॉर्ट प्रोग्राम को कॉल कर दिए, सॉर्ट एरे को। ये जो हम लोग फंक्शन बनाए थे ये सॉर्ट एरे को यहाँ पे हम लोग कर दिए, एक एरे लिए इंट एरे, हम लोग जो यहाँ पे एरे बनाए थे वो एरे इसमें डाल दिए हैं सॉर्ट एरे में और n की जगह पे 10 डाल दिए हैं, है ना, ये जो 10 था। तो इस तरह से हम लोग कर दिए। अब यहाँ पे प्रिंट कर दिए सॉर्टेड एरे इज ये, और यहाँ पे हम लोग फिर से एक लूप चला दिए फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक जाएगा और %d एरे ऑफ i का वैल्यू। ठीक है, %d में एरे ऑफ i का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से सॉर्ट हो जाएगा printf to 10। और देखिए यहाँ पे देखिए जब लास्ट में प्रिंट होगा आउटपुट क्या आएगा, तो ये देखिए printf सॉर्टेड एरे इज ये, और यहाँ से हम लोग का सारा सॉर्ट आके आ जाएगा, यानी कि ये जो 9 4 1 ये सब था ये सॉर्ट होके आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरह का था कोड, एकदम सिंपल सा। आप लोग को ये समझ में आ गया क्या, ये पूरा अच्छे से मैंने बता दिया एक एक को। तो अब 1 का डी नंबर देख लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये जो है ना कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ये मैंने जून 2022 में भी, ये जब MCS 11 का जून 2022 सॉल्यूशन करवाया था मैंने उसमें भी इसको बताया है। ठीक है, तो आप एक बार जून 2022 को भी ज़रूर देख लीजिएगा, सिर्फ ये दिसंबर 2022 का पेपर ही देख के मत जाइएगा। ठीक है, आप कम से कम 3-4 पेपर को तो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप आराम से पास हो जाओगे बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग का 1 का डी नंबर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को ये जो पूरा PDF है दिसंबर 2022 का, मैंने पहले ही ये सॉल्यूशन करवा दिया था आप लोग को, और अगर आप लोग को ये पूरा PDF चाहिए होगा तो ये देख लीजिए, वीडियो अभी यहाँ पे चल रहा है। अगर आप, मैंने पहले ही सारा बना के ये PDF बना दिया है। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है और आप लोग सिर्फ लिख नहीं सकते हो, वीडियो देख पाओगे, आपके पास टाइम नहीं है लिखने का, तो ये PDF आप ले लीजिएगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कैसे पे करना है। ठीक है, ये पेड PDF होगा। ठीक है, फ्री PDF नहीं है, पेड PDF है। आप मेरे को बताएंगे, मैं बताऊँगा कैसे पे करना है और फिर मैं आपको विदिन 2 मिनट ये वाला PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो यही बताना था मेरे को। अब आगे देख लेते हैं 1 का डी नंबर। तो यहाँ पे देखिए कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू मतलब क्या होता है ना, देयर आर 2 कॉपीज़ ऑफ पैरामीटर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। यानी कॉल बाय वैल्यू मतलब कि मान लीजिए मैंने एक जगह x को 5 लिया, ठीक है, और मैंने दूसरी जगह फिर x को कॉल किया। ठीक है, तो ये जो है ना इसका एक कॉपी बनाएगा x का, ये जो x है इसका एक कॉपी बनाएगा यहाँ पे। ये नहीं कि ये x इक्वल टू 5 को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, मैंने सिर्फ x जो है ना यहाँ पे वैल्यू, ये मैंने दूसरी जगह फिर से बना लिया है। ठीक है, तो यही लिखे हैं देयर आर 2 कॉपीज़ ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि ये स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। मान लीजिए मैंने ये A लोकेशन और ये B लोकेशन है, मैंने दोनों जगह एक x बनाया है, तो मैंने इसका कॉपी एक B में बना दिया है। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, बस ये इसका कॉपी वर्जन है। ठीक है, वन इज़ द ओरिजिनल कॉपी एंड अदर इज़ द फंक्शन कॉपी। ठीक है, ये एक ओरिजिनल कॉपी है और ये मैंने अपने खुद से फंक्शन कॉपी बनाया है। ठीक है, एनी चेंजेस मेड इनसाइड अ फंक्शन आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल पैरामीटर ऑफ द कॉलर। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने B में जो ये फंक्शन बनाया है सेम नाम का, तो मैंने मान लीजिए इसमें x का वैल्यू को 7 कर दिया है, तो ये सिर्फ B में ही काम करेगा। ठीक है, ये एक्चुअल कोड जो है x इक्वल टू 5, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो बस यही था और मैंने पॉइंट में पता है। और आप एग्जाम में भी जब लिखने जाओगे ना तो ऐसे ही लिखिएगा। मान लीजिए देखिए कॉल बाय वैल्यू पूछा है तो मैंने स्टार दिया, कॉल बाय वैल्यू लिखा, ये एरो दे दिया, नीचे एक मैंने लाइन दे दिया और फिर एक लाइन ये लाइन छोड़ा और यहाँ से लिखना शुरू किया। आप भी ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, जितना साफ आपका कॉपी रहेगा ना उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, आप पूरा पैराग्राफ लिखने बैठ जाओगे तो नंबर कट ही जाएंगे। ऐसी पॉइंट में लिखिएगा। और एक चीज़ कीजिएगा, जैसे मैंने पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट में कोई लाइन नहीं छोड़ा, आप गैप छोड़ दीजिएगा ये लाइन का, यहाँ से दूसरा पॉइंट लीजिएगा, बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेगा और कॉपी चेक करने वाले का दिल खुश हो जाएगा, वाह कितना साफ लिखा है। ठीक है, इसके बीच में भी लाइन छोड़िएगा। तो मैं आपको साथ में ये भी बताते चल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए कॉल बाय वैल्यू और इसमें बोला था एग्जाम्पल भी देने, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एक इंक्लूड डॉट, ये तो हेडर फाइल है, इसका बार बार बोलूँगा नहीं मैं, ये आप हेडर फाइल दे दोगे। और देखिए मैंने इंक्रीमेंट का एक ना ये बनाया है फंक्शन वॉइड इंक्रीमेंट, इसके अंदर मैंने एक नम वैल्यू डाला है और मैंने क्या किया है नम को +1 कर दिया। इंक्रीमेंट मतलब प्लस होता है, मैंने +1 कर दिया है। और एक मैंने एक यूज़र के लिए बना दिया है प्रिंटफ इनसाइड इंक्रीमेंट फंक्शन, ठीक है। मैंने एक लिख दिया है प्रिंटफ करके कि इंक्रीमेंट फंक्शन के इनसाइड में नंबर का वैल्यू क्या है, ठीक है। ये जब आउटपुट आएगा तब आपको आगे मैं समझा दूंगा, ठीक है। और फिर मैंने एक इंट मेन बनाया है, इंट x = 5, यहाँ पे मैंने मेन वैल्यू x5 बनाया है। तो ये प्रिंटफ बिफोर इंक्रीमेंट आप लिख सकते हैं, मैंने बिफोर लिख दिया है। %d का यूज़ क्यों करते हैं पता है, इंटीजर वैल्यू के लिए, यहाँ पे x का वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बिफोर इंक्रीमेंट तो यहाँ पे क्या होना चाहिए x का वैल्यू, हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं 5, है ना। तो यहाँ पे पहला 5 आना चाहिए आउटपुट पे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इंक्रीमेंट ये जो फंक्शन बनाया था, ये जो फंक्शन मैंने बनाया था उसको कॉल कर दिया वहाँ पे, ठीक है, इंक्रीमेंट x। तो यानी कि यहाँ पे इंक्रीमेंट x यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग का x क्या है 5 है, तो ये 5 कॉल हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें क्या आ जाएगा 5 का वैल्यू, 5 = num = 5 + 1, यानी कि इसके अंदर क्या आएगा 6 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 6 प्रिंट होना चाहिए इस नम की जगह पे, तो यहाँ पे दूसरी जगह पे मतलब 6 प्रिंट होना चाहिए। और फिर मैंने तीसरी ये प्रिंटफ किया है आफ्टर, यानी कि इंक्रीमेंट यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर दिया है ना, तो यानी कि इसके बाद इंक्रीमेंट अगर आप करेंगे तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू किया है, सिर्फ मैंने इसका x का एक कॉपी बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ तो ज़रूर 6 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग का x 5 ही था, ठीक है। तो वही होगा, देखिए आउटपुट में बिफोर में x का वैल्यू 5 है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किए हैं, तो ये डायरेक्ट हम लोग को यहाँ लेके जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो क्या होगा, नम का वैल्यू हो जाएगा 5 + 1 6। तो इनसाइड इंक्रीमेंट फंक्शन देखिए आफ्टर, यहाँ पे भी आउटपुट में ये दिखाएगा इनसाइड इंक्रीमेंट फंक्शन क्या हो गया 6 हो गया। और फिर मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन के बाद आफ्टर इंक्रीमेंट भी जब कॉल किया है, x का वैल्यू 5 ही रहेगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 सिर्फ इसी में हुआ, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू था तो 6 इसमें अपना काम किया, इसको फ़र्क नहीं पड़ा इससे, ठीक है। ये 5 अपना 5 रहेगा, ये 6 अपना 6 रहेगा। जैसे a में 5 था तो 5 था, और b में 7 हम चेंज किए हैं तो b में ही काम करेगा, उसको a से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से मेन में x का वैल्यू 5 है तो इसको 5 ही रहेगा। ये जो मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया है इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना चेंज नहीं होगा, ठीक है। यही हुआ कॉल बाय वैल्यू का। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ये पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आप जब 3rd सेमेस्टर में जाओगे BCS 31 उसमें भी आएगा, जब 4th सेमेस्टर में जाओगे तो उसमें भी पूछ लेता है, जब आगे आप पढ़ने जब कोड करोगे ना तो उसमें भी ये कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए, मैं एकदम आसान भाषा में लिखा हूँ, ठीक है। आप ये डेफिनेशन और बहुत सिंपल एग्जाम्पल भी लिया था। अब देख लीजिए कॉल बाय रेफरेंस। अब रेफरेंस मतलब कॉल बाय वैल्यू में क्या था कि हम लोग 2 बना रहे थे, x अलग अलग में बना रहे थे, तो इसमें जो था इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो इससे इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करेंगे, ये जो x बना है ना, हम इसी का वैल्यू को, यानी कि x = 5 है ना, तो हम इसी को x = 5 ये करेंगे, यानी कि ये दोनों का लोकेशन एक ही रहेगा, ये a भी नहीं होगा, ये a ही रहेगा, यानी कि मैं इसको 2 बार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है, बोथ द एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रेफर्स टू द सेम लोकेशन, ठीक है। यानी कि ये जो x = 5 है, मैं इसको दूसरी बार फिर से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसी को यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरा इसका कॉपी वर्जन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका दोनों का लोकेशन भी सेम रहेगा, मेमोरी भी सेम ही खाएगा ये लोग, ठीक है। एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन आर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल पैरामीटर ऑफ द कॉलर, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने ये x5 है, ये पहले था, और मैंने एक और फंक्शन बनाया है सेम इस कॉल बाय रेफरेंस से, तो अगर मैंने ये x5 को यहाँ पे आप मान लीजिए x को मैंने ++ कर दिया, तो अब ये x 6 हो गया, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँगा इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वही होता है कॉल बाय रेफरेंस में। देखिए बहुत सिंपल सा मैंने लिखा है, बोथ द एक्चुअल एंड फॉर्मल मेथड रेफर्स टू द सेम लोकेशन एंड सेम मेमोरी भी लेगा ये लोग। और एनी चेंजेस अगर हम लोग मेड इनसाइड द फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन के अंदर कोई भी हम चेंजेस करेंगे तो एक्चुअल कोड पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। यही होता है रेफरेंस और कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में। वैल्यू में चेंजेस नहीं होता है, उसका बस कॉपी बन जाता है, और रेफरेंस में कॉपी नहीं बनता है, बस वो वही दूसरी बार यूज़ हो जाता है। और हम लोग दूसरा में जो भी चेंज करेंगे वो पहला में भी होगा, इसमें हम लोग दूसरा में जो भी चेंज करेंगे उससे पहला को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में मेन डिफरेंस, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉल बाय रेफरेंस का, इंक्लूड स्टूडियो। देखिए मैंने एग्जांपल सेम ही लिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके, वैसे तो मैं यहीं पे बता दिया हूँ, पर देखिए
कोड में क्या होगा, वॉइड इंक्रीमेंट। मैंने फिर एक इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया है। अब देखिए मैंने ये स्टार, यही हुआ, मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि मैंने नम पॉइंटर का स्टार कर दिया है, यानी कि मैं उस सेम नम पॉइंटर को यूज़ कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो देखिए इंक्रीमेंट क्या हूँ, स्टार नम पॉइंटर, और मैंने स्टार नम पॉइंटर को प्लस प्लस कर दिया है, या +1 कर दीजिए, मैंने प्लस प्लस कर दिया, बात सेम ही है। तो ये जो भी रहेगा उससे एक प्लस हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया, मतलब प्रिंटफ कर दिया, इनसाइड फंक्शन %d नम पॉइंटर का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये इंक्रीमेंट अभी तो कॉल नहीं होगा, नीचे आएंगे मेन पे आएंगे, तो मेन में क्या है, int x = 5, मैंने फिर 5 लिया है। प्रिंटफ बिफोर इंक्रीमेंट, आप लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ बिफोर लिखा है, तो x यहाँ पर %d है, यानी x का वैल्यू यहाँ पर आएगा, तो इंक्रीमेंट बिफोर इंक्रीमेंट 5 ही रहेगा ना, x का वैल्यू तो 5 ही है। फिर मैंने इंक्रीमेंट को कॉल किया, ये देखिए ये जो मैंने यूज़ किया है, ये एस जैसा जो बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, यही इसको होता है, यही हुआ पैरामीटर, ठीक है। इसी का मैंने रेफरेंस लिया, यानी कि x का जो है ना, मैंने एग्जैक्ट रेफरेंस लिया है। तो अगर अब मैं जो भी चेंजेस करूँगा ना, वो मेन कोड पे भी, मेन इस पर भी काम करेगा। तो यही मैंने इसमें देखिए इंक्रीमेंट, इसमें इंक्रीमेंट हम सिर्फ x ले रहे थे, और इसमें इंक्रीमेंट क्या किया है, ये रेफरेंस x, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिंटफ आफ्टर, यानी कि आफ्टर इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे प्रिंटफ यानी बिफोर इंक्रीमेंट तो 5 ही रहेगा, इंक्रीमेंट, अब ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे नम पॉइंटर रहेगा, यानी कि x की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने x कॉल किया, तो ये 5 हो जाएगा, ये नम पॉइंटर ये हो जाएगा, यानी 5 प्लस प्लस, यानी ये 6 हो जाएगा। तो इसके अंदर इनसाइड फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, नम पॉइंटर का वैल्यू 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉल हो जाएगा, 6। लेकिन आफ्टर इंक्रीमेंट, यानी कि इसके बाद क्या कॉल होना चाहिए, अगर हम लोग का ये कॉल बाय वैल्यू होता तो यहाँ पे 5 ही होता, लेकिन ये हम लोग का कॉल बाय रेफरेंस है, यानी कि अब ये जो x का वैल्यू है ना, ये चेंज हो गया है, अब ये 5 नहीं रहा, अब ये 6 हो चुका है। तो यहाँ पे भी 6 प्रिंट होगा, ठीक है। और ये लास्ट में रिटर्न 0। तो देखिए बिफोर में 5 प्रिंट हुआ पहले, फिर मैंने इनसाइड फंक्शन को कॉल किया, यानी कि इसके अंदर गया तो नम पॉइंटर प्लस प्लस हो गया, यानी कि ये 6 हो गया। और उसके बाद फिर जब मैंने आफ्टर में कॉल किया, तो अब तो x का वैल्यू 5 रहा नहीं, अब तो 6 हो चुका है, तो ये 6 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का। आशा करते हैं मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर हाँ, ये दिसंबर 2022 का कंप्लीट PDF आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो ज़रूर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, फ्री नहीं है, पेड है। तो आशा करते हैं मतलब वीडियो पसंद आया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा इसका अगला पार्ट लेके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।